हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल एनके स्टडी चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो हमारा यूट्यूब चैनल लगातार देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहे और नए नए टॉपिक का लुत्फ उठाते रहे। ठीक है, तो जो हम टॉपिक डाल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कंपटीशन के एंड बोर्ड क्लास के, उन सभी वीडियोस को आपको पूरा देखते रहना है और उसके अनुसार आपको तैयारी करते रहना है। अब आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, अब जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रॉपर चलेंगे। तो प्रॉपर जो चलने वाली है, प्रॉपर क्लास चलने वाली है वो है 12th बोर्ड की। तो 12th बोर्ड की जो क्लास रहेगी वो फिजिक्स की रहेगी और फिजिक्स के सारे टॉपिक अपन इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ने वाले हैं। तो सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप इस चैनल को सभी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना। जो बच्चे साइंस के बच्चे हैं, बाकी जो और पढ़ना चाहते हैं साइंस और भी आती है, तो ऐसे नहीं कि आप सब्सक्राइब नहीं करें। ठीक है, तो जो बच्चे 12th के बोर्ड के हैं उनको तो 100% इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो क्योंकि ये प्रॉपर आपके लिए 12th बोर्ड की क्लासों की लगातार क्लासें लेके आने वाला है। ठीक है, तो आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके अनुसार आप इस चैनल को पूरा देखें। ठीक है, तो लगातार आप स्टडी करते रहें, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आपको नए नए इस जो सारे टॉपिक है ना, बिल्कुल आपको बेसिक से पूरा आपका स्तर समझा दिया जाएगा। पूरा जो टॉपिक है उसका सारांश समझा दिया जाएगा, उसके न्यूमेरिकल ले लेंगे। तो आज जो अपन टॉपिक लेने वाले हैं वो जो 12th बोर्ड का टॉपिक है, तो 12th बोर्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और 12th बोर्ड में जो फर्स्ट टॉपिक है उसके कुछ पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। जो जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो आप जो भी बच्चे 12th बोर्ड में हैं अभी हाल ही में एग्जाम देने वाले हैं, वो इस चैनल को पूरा देखें। ठीक है, और वीडियोस को पूरा देखें, जुड़े रहे हमारे चैनल से। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं 12th बोर्ड में, उस टॉपिक से अपन एक पॉइंट लेते हैं। वो पॉइंट पढ़ने वाले हैं जैसे उसमें आवेश के प्रकार। ठीक है ना, आवेश के प्रकार। जो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास, फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास एक पॉइंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इस यूट्यूब चैनल को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से भी आपको इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। पूरा इंग्लिश मीडियम से भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बताने की कोशिश करेंगे। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इस चैनल को देखें। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रकार होते हैं। दो प्रकार के आवेश होते हैं अपने पास। एक तो होता है धन आवेश, एक तो धनावेश आवेश होता है, और एक होता है ऋणावेश। दो आवेश होते हैं अपने पास, ऋणावेश। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। दो प्रकार के चार्ज है अपने पास, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो आवेश के दो प्रकार के आवेश होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब आवेश किससे उत्पन्न होगा? आवेश हमेशा घर्षण की प्रक्रिया के उपरांत होता है। तो आवेश में आवेश कैसे उत्पन्न होगा? वो घर्षण की प्रक्रिया के अनुसार, प्रेक्षण की प्रक्रिया के अनुसार। तो कैसे होगा, जैसे अपन देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, अपने पास एक, मान लो अपने पास एक कांच की छड़ हो। किसकी छड़ है यहाँ पे? कांच की छड़। एक कांच की छड़ है, उसको अपन रेशम के कपड़े से रख देंगे। कांच की छड़ को किससे रगड़ रहे हैं? रेशम के कपड़े से। कांच की छड़ आपके पास, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ तो धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है? ऋणावेश। क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे में जाएंगे, यानी इसमें आवेश जाएगा। आवेश जाएगा तो बोलो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यदि आपके पास, मान लो आपके पास एक छड़ है,
कांच की छड़ है, उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर अपन एक धागे से लटका देते हैं। क्या करते थे? धागे से लटका देते हैं। मान लो ये लटका दिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। ये आपके पास एक कांच की छड़ है, उस कांच की छड़ को किससे रगड़ा अपन ने? रेशम के कपड़े से, और रगड़ के अपन ने इसको लटका दिया। ये किसकी छड़ है? कांच की छड़। कांच की छड़ है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, एक अन्य छड़ लाता हूं। कांच की छड़ पे धनावेश मान लो अपन, धनावेश है, ठीक है ना। कांच की छड़ पे क्या है? धनावेश है। अब मैं अन्य छड़ लाता हूं। अन्य छड़ ले आया, वो भी कांच की छड़ी है, और कांच की छड़ को किससे? रेशम के कपड़े से रगड़कर इस कांच की छड़ के पास लाया मैं। इस कांच की छड़ के पास लाया, ठीक है ना। ये भी कांच की छड़ी है आपके पास। किसकी छड़ है? कांच की छड़। ये कांच की छड़, ये कांच की छड़, दोनों पे देखो, दोनों पे धनावेश है। दोनों पे क्या है? धनावेश। अब ये कांच की छड़, ये कांच की छड़ एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित। क्या करेगी? प्रतिकर्षित। यानी एक दूसरे को क्या करेगी? हटाएगी। एक दूसरे को क्या करेगी? दूर हटाएगी। अब मान लो आपके पास एक हो एबोनाइट की छड़। किसकी छड़ हो? एबोनाइट की छड़। उस एबोनाइट की छड़ को अपन बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं? बिल्ली की खाल। उस बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, और रगड़ के जैसे अपन ने इसमें फर्स्ट प्रयोग किया अपन ने, कि एक धागा लिया और धागा लेकर एक जो एबोनाइट की छड़ है उसको बिल्ली की खाल से रगड़ के धागे से अपन बांध दिए और लटका दिए। यहाँ पे ये लो, ऐसे लटका दिए, ठीक है ना। अब लटका दिए तो ये कौन सी छड़ है? एबोनाइट की। किसकी छड़ है? एबोनाइट, ठीक है ना। ये एबोनाइट की छड़ है, और दूसरी छड़ है अपने पास, वो भी एबोनाइट की छड़ है। दोनों को पास पास लाएंगे, दोनों को पास पास लाएंगे तो बोलो क्या होने वाला है? एबोनाइट की छड़, ये भी दोनों को पास पास लाते हैं तो क्या होगा बताओ? सबको पता है कि क्या होने वाला है? प्रतिकर्षण। इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण, रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन होने वाला है। यानी ये कांच की छड़ दूसरी कांच की छड़ को क्या करेगी? दूर हटाएगी, ठीक है ना। तो एक दूसरे को क्या करेगी? दूर भेजेगी। ऐसे ही अपन मान लो ऐसे ही प्रयोग करते हैं आगे। इनको उतारते रहे आप समझो आगे। अब मान लो आपके पास एक तो हो कांच की छड़, एक तो क्या है? कांच की छड़, ठीक है ना। मान लो कांच की छड़ पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये कौन सी छड़ है? कांच की छड़। ये कांच की छड़ है, ठीक है ना। ये कांच की छड़। अब इसके पास दूसरी छड़ लाता हूं ना मैं, वो दूसरी छड़ अब की बार कांच की छड़ नहीं लाएंगे। कौन सी छड़ लाता हूं मैं? एबोनाइट की छड़। कौन सी छड़ लाता हूं? एबोनाइट की छड़। अब एबोनाइट की छड़ लाएंगे अपन, तो एबोनाइट की छड़ लाएंगे, उसके क्या होगा बताओ? इन पे दोनों पे चार्ज, इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज हो और इस पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? यहाँ पे बताओ, एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? आकर्षित। एक दूसरे को पास पास, यानी पास पास आएंगे, ठीक है ना। तो ये छड़ और ये छड़ एक दूसरे के क्या आएगी? नजदीक आएगी, और नजदीक आएगी, इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन। इनमें क्या होने वाला है? अट्रैक्शन। तो एक बात यहाँ पे फिक्स हो चुकी है कि जो समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। समान प्रकार के, यानी समान प्रकृति के आवेश है ना, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, रिपल्सन करेंगे। जबकि असमान प्रकृति के आवेश
असमान प्रकृति के आवेश, असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, आकर्षित करेंगे, यानी अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो समान प्रकृति के एक आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये आकर्षण का था इसमें कि आकर्षण आवेश कैसे होंगे, आवेश किस में पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब ध्यान रखना कि कभी भी जो घर्षण विद्युतमय हो जाता है, तो घर्षण विद्युतमय क्या मतलब क्या है, जैसे मान लो आवेश एक दूसरे पे स्थानांतरित कैसे, आवेश कैसे उत्पन्न होगा, आवेश होता है जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं और रगड़ेंगे तब उनमें घर्षण होगा, और घर्षण की प्रक्रिया के उपरांत ही क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश घर्षण की प्रक्रिया के उपरांत उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे आपको इतना ठीक है, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके बारे में आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि रेशम की छड़ को जब कांच की छड़ से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, रेशम की छड़ धनावेशित, जबकि वो क्या होती है, ऋणावेशित। ऐसे वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इन दोनों के बीच ऐसा गुण हो जाता है कि ये दोनों आवेशित हो जाती है। और ये गुण कैसे उत्पन्न होता है, ये आवेश किस किस उपरांत उत्पन्न होता है, ये जब घर्षण रगड़ेंगे एक दूसरे को तो घर्षण होगा, और घर्षण के उपरांत होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ऐसे एबोनाइट की छड़ लेते हैं, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है। तो अपन ऐसे दो छड़ लेंगे, तो दो छड़ जब समान प्रकृति के लेते हैं तो प्रतिकर्षित करेगी, जबकि असमान प्रकृति के लेंगे तो वो क्या कर दी है, अपने को आकर्षित करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इससे आवेश के आगे और भी देखते हैं अपन आवेश के मात्रक। देखो आवेश के मात्रक क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक क्या हो, आवेश के मात्रक को क्या बोलेंगे, बोलो, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक। अब देखो आवेश के मात्रक पढ़ रहे हैं अपन, तो आवेश के मात्रक, आवेश का मात्रक होता है सबसे बड़ा, आवेश का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होगा यहाँ पे। इसके बाद इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, इसके अन्य मात्रक, ये कौन सी पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में इसका आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। जबकि इसके अन्य मात्रकों की चर्चा करें अपन, अन्य मात्रक, अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं, इसका होता है जैसे माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम का मतलब 10⁻⁻⁶ कूलाम, ये हो गया। एक नैनो कूलाम, नैनो का मतलब -9, ठीक है। और एक पिको कूलाम, पिको कूलाम का मतलब 10⁻12 कूलाम। ऐसे इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। तो जो ये अन्य मात्रक है आपको ये ध्यान रखना है कि एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम, एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलाम, एक पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻12 कूलाम, ठीक है। तो ये मात्रक थे। अब मान लो आपको आ जाए कि इसकी सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, किसका, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, उसको फ्रैक्लिन भी बोलते हैं, फ्रैक्लिन। स्टेट कूलाम होता है आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, फेराडे भी होता है, यहाँ फेराडे है ना। तो एक फेराडे बराबर क्या होता है पता है आपको, इसके बाद में करेंगे अपन, लास्ट में जब इनके टॉपिक आएंगे उसके अनुसार अपन चर्चा करेंगे। अभी आपको यही ध्यान रखना है कि इसका मात्रक कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पिको कूलाम, ये इसके मात्रक है, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप उसके अनुसार देखते रहे, ठीक है ना। इनको उतार भी ले अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतारते रहिए। और बाकी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि
अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा फायदा मिले। ठीक है ना, चलते हैं। अब देखो, अब पढ़ेंगे कूलाम नियम। कूलाम का नियम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कूलाम का नियम। ये इस टॉपिक में कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पढ़ रहे हैं उनमें कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट आया। तो कूलाम लॉज, कूलाम कूलाम लॉज, बोलो कूलाम लॉ क्या है? नियम। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम समझो। देखो कूलाम क्या कहा, सन 1785 में कूलाम ने क्या कहा था। देखो सन 1785 में कूलाम ने एक निष्कर्ष निकाला, एक प्रयोग किया, वो था कूलाम का नियम। जैसे मान लो आपके पास दो स्थिर आवेश है, आपके पास दो बिंदु स्थिर आवेश है। कौन से हैं? दो बिंदु स्थिर आवेश। एक तो है आपके पास Q1 और दूसरा क्या है? Q2। दो आवेश आपके पास, एक तो है Q1, एक आपके पास Q2। अब ये आवेश और ये आवेश दो बिंदु आवेश है, और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण बल भी लगेगा और प्रतिकर्षण भी बल लगेगा। वो कब लगेगा? जब मान लो इन दोनों पे धन आवेश होता है तब तो प्रतिकर्षण लगेगा, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो इस पे आकर्षण बल लगेगा। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो बल का मान क्या होगा? इधर लिख देता हूं वापिस, इधर थोड़ा सा मैंने 2 बार इसको चेंज कर दिया। कई बच्चे देख रहे होंगे कि हाँ सर ने बार बार चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होगा वो किसके समानुपाती होगा? इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ध्यान रखो, दो बिंदु आवेश है और दो बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो बल जो लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती। जबकि इनकी बीच की दूरी r है, इसकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सही है ना? देखो समानुपाती हो गया, गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, एक बटा हो गया। ठीक है ना? ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को अपन जोड़ते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, F प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी इनके गुणनफल के समानुपाती और दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इस प्रोपोर्शनल को उठाते हैं, इसको हटाएंगे समानुपाती को, तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, और कांस्टेंट लगा दिया K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये है आपका कूलाम नियम। ये किसका नियम है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। ठीक है ना? ये कूलाम का नियम है आपके पास। तो कूलाम का नियम आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे एक बात देखो, के आ रहा है यहाँ पे, के एक नियतांक है। के क्या है? नियतांक। के एक नियतांक है। जो फोर्स लगता है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो के एक नियतांक है ना, उस के का नियतांक, के का जो मान क्या है, के जो किस पे डिपेंड करता है? के डिपेंड करता है माध्यम की प्रकृति पर। किस पे डिपेंड करता है? माध्यम की प्रकृति पर। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? माध्यम की प्रकृति पर, मीडियम की, है ना, माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। अब के का मान मान लो निर्वात और हवा के लिए, के का मान निर्वात और हवा के लिए क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान होता है। ठीक है, के का मान। तो इसका मान जैसे ले पड़ तो 9 × 10⁹ कूलाम इंटू 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये इसका मात्रक आ गया। ठीक है ना? ठीक है, देखो तो के का मान क्या हो गया? देखो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलाम स्क्वायर। देखो इसको ऊपर से हटा देता हूँ एक बार, कूलाम का नेम लिख देना। के अपने पास आया है, के बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 और 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये हो गया के का मान। अब ये के का मान उठा के इस समीकरण में रखेंगे, तो ये कूलाम का नियम है उसमें रखते हैं अपन। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 क्या है, ये निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है ना। निर्वात की विद्युतशीलता है। देखो मैंने क्या किया, ये के का मान उठा के किसमें रखा है, इसमें, ठीक है ना, कूलाम नियम में रख दिया, आ गया। अब एप्सिलॉन 0 का मान भी होता है, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻−12 कूलाम इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का मान आ गया, एप्सिलॉन 0 का मान क्या आया, 8.85 इंटू 10⁻−12 कूलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आपको किसी में इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये निर्वात, ये किसके लिए है, निर्वात, निर्वात व हवा के लिए, निर्वात व हवा के लिए, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको आप क्रम से उतारे, पहले ये उतारे, इसके बाद ये उतार के कूलाम लॉ लिखे, फिर ये से लिखा के ऊपर वाला उतार, ठीक है। तो ऐसे उतार ले इसको। उतारने के बाद अब ये तो निर्वात की हो गई। मान लो माध्यम की विद्युतशीलता होती, किसकी होती है, माध्यम की। तो माध्यम के लिए क्या होगा, माध्यम के लिए होगा के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इसमें रखे अपन, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बताओ, रखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? माध्यम की विद्युतशीलता है आपके पास एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो आप इसको आराम से उतारे, एक बार आगे पढ़ेंगे फिर इसके बाद। अब एप्सिलॉन का मान भी डिपेंड करता है आपके पास, ठीक है ना, उतार लिए होंगे आप। देखो एप्सिलॉन आर ये परावैद्युतांक होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है ना, वो परावैद्युतांक होता है, और उसका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक है ना, परावैद्युतांक हो जाएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है। तो बोलो एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो एप्सिलॉन का मान हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, ये हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोलो एप्सिलॉन की जगह क्या रखेंगे, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसे माध्यम की प्रकृति के लिए आप फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो माध्यम की प्रकृति और जो बल लग रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, वो आपके माध्यम की प्रकृति के लिए ये बल होगा, ठीक है ना। तो आपके पास दो आवेश होते हैं, और दो आवेशों के बीच की दूरी के समानुपाती है ना, और उनकी जो बीच की दूरी, जो दो आवेश है उनके गुणनफल के समानुपाती होगा बल, जबकि बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल को आपको लगातार देखते रहना है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इससे आगे ही पढ़ेंगे अपन। तो आगे यदि आपको ऐसा लगता है कि सर थोड़ी स्पीड में पढ़ा रहे हैं, धीरे पढ़ाना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। उसके अनुसार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें कि हाँ आपका यदि अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है कि सर बिल्कुल गुड है, तो उसके अनुसार आप कमेंट्स भी ज़रूर करें। कमेंट्स करोगे तो आपके लिए मैं नए नए, यानी पूरा जो 12th बोर्ड की फिजिक्स की पूरी किताब है वो आपको सामने यूट्यूब चैनल पे प्रस्तुत करने वाला हूँ आने वाले समय में धीरे धीरे। तो आपका यदि आपका अच्छा सपोर्ट मिला, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल
आपको पूरे टॉपिक पढ़ाए जाए और आपको न्यूमेरिकल भी कराया जाए। तो आप जो भी आईआईटी, जेईई, नीट इनकी बाकी की सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो साइंस से संबंधित, तो इनको ज़रूर देख लें, क्योंकि इनके अलावा कुछ नहीं है ऐसे। जो इनको पढ़ेंगे तो बाकी आपको 12th बोर्ड की एग्ज़ाम है, 12th बोर्ड वाले बिल्कुल ध्यान से इसको देखें। ये कूलाम लॉज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। यदि देखो इसमें जो भी बताया मैंने, यदि आपको इसमें दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें आप ऐसे चेंजिंग कर सकते हैं। तो आपकी राय भी हो सकती है इसमें, ठीक है? तो आपको यदि हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में तो ज़रूर कमेंट्स करेंगे ही, ठीक है? बाकी जो भी बच्चे हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनसे एक ही मेरा, पहले भी मैंने यही बात कही थी आपसे, सभी बच्चों से यही बात कही थी कि वीडियोज़ को पूरा देख लेना है, ठीक है ना? और पूरा अच्छे से उसको नोट्स बना लेना है। धीरे-धीरे सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं। जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धीरे-धीरे आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप भी आएगा। तो ऐसे हम पूरे टॉपिकों का अध्ययन करने वाले हैं, वो धीरे-धीरे चलता रहेगा। जो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, 12th बोर्ड का फर्स्ट लेक्चर था, तो इसको आपको देखते रहना है और उसके अनुसार आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है और कम टाइम में आपको देखो अच्छी तैयारी करनी है। तो यूट्यूब चैनल पे जाएँ, हमारे अनके स्टडी चैनल पे, और वो आपको भरपूर फ़ायदा देने वाला है, ठीक है? तो आपका जो सहयोग मिल रहा है मेरे को, जो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनको सभी को जो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं मेरे को, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो इनको मेरे चैनल का इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसे ही आप सपोर्ट बनें। आपके लिए आने वाले समय में मैं धीरे-धीरे सभी वीडियोज़, सभी टॉपिक के वीडियोज़ आपके पास उपलब्ध कराने वाला हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर, इस मैंने पहले भी बीच में यही बोला था, यदि आपको लगता है कि स्पीड है, तो स्पीड को हम कम कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कुछ चेंजिंग चाहते हो तो हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, पर आपको उसके लिए कमेंट्स करना पड़ेगा और आपको इनको देखना पड़ेगा। तो चैनल को तो हमेशा ये ध्यान रखना, आपको देखते रहना ही है। और सभी से एक ही गुजारिश है कि बस हमेशा इस चैनल से आप जुड़े रहें। लगातार इस कोरोना काल के अंदर आपको घर बैठे आपको यूट्यूब चैनल पे आपको 12th बोर्ड की क्लासें, फिजिक्स क्लास मिल रही है आपको, तो उसका बिल्कुल आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। लगातार उसके अनुसार जुड़े रहना है, ठीक है? आज के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें, उसके लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।